क्या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है? यहाँ पे जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, पहले स्क्रीनशॉट में जो 15 मई 2024 का है, उसमें साफ दिख रहा है कि 24 में से 21 म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड थे, वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। और जो दूसरा आप स्क्रीनशॉट नीचे देख पा रहे हैं, वो जून 16 2020 का है। उसमें पिछले 20 साल इन्वेस्टमेंट के बाद 57% लार्ज कैप फंड बेंचमार्क को बीट करने में फेल रहे हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड में आंख बंद करके इन्वेस्ट करना ये बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड के अंदर में भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से, जितना उनका कैपेसिटी है वो अपने हिसाब से उन्होंने, अभी इसको हम लमसम में समझ रहे हैं, ठीक है, एक बार के लिए, ठीक, कि भाई मान लीजिए कि 5-6 लोग हैं, चितरंजन है, तो चितरंजन ने क्या करा, 75,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, नीरज ने 50,000 कर दिए, राकेश ने 1 लाख, काजल ने 55,000, सुनील ने 35,000 रुपये, ठीक है। अब ये सारा फंड इकट्ठा हो गया, सबके पास अलग अलग पैसा है, दिख रहा है सबको। अब ये टोटल कैपिटल बना 3,15,000 रुपये। अब मान लीजिए ये कोई एक फंड मैनेजर है XYZ नाम का, उसको उन्होंने, इन सारे लोगों ने अपना इतना पैसा इकट्ठा करके उसको दे दिया कि भाई तुम हमारे लिए इन्वेस्ट करो मार्केट में, ठीक है, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाले, आप ये पैसा लो, आप हमको इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो अब ये आया कि भाई सबने अलग अलग पैसा दिया है, तो रिटर्न कैसे सबको वापस करा जाए, तो उसके लिए NAV बनाया गया, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो NAV कैसे काम करता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी इन्वेस्टमेंट है तो सबको क्या कर रहे हैं, नोटेशन वैल्यू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं पर शेयर के हिसाब से। तो क्या करते हैं, एक नोटेशन वैल्यू ले लेते हैं 10 रुपये की पर शेयर, ठीक है। तो 10 रुपये नोटेशन वैल्यू हो गई, यानी कि एक NAV 10 रुपये के हिसाब से हमने इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करा यानी कि 75,000 रुपये हैं और आपका एक शेयर का नोटेशन वैल्यू 10 है, तो 75,000 रुपये से आपका कितना यूनिट आपको मिलेगा, 750। 50,000 इनका है तो 500 इनको, 1 लाख है तो 1,000, 550, 350, ठीक है। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 550 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 5500, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट ये 7,500, 5,000, 10,000, 5500, 3500, इतना यूनिट इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए अब इनका काम खत्म हो गया है, ठीक है, इनको इतना NAV मिल गया। अब ये NAV इनका घटता बढ़ता रहेगा, यानी कि क्या, अब इनको इससे मतलब नहीं है कि कितना, अब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, NAV के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से इनको 7500 यूनिट अलॉट हो गया, ठीक है, बाकी लोगों को उसी हिसाब से। अब ये कैसे काम करेगा, तो फंड मैनेजर ने क्या किया कि जो पैसा था 3,15,000 रुपये, उसमें से उसने एक्सपेंस निकाल लिया 15,000 रुपये का, और बाकी जो पैसा बचा था उसने क्या करा, उसने 6 शेयर उठाए, 6 स्टॉक उठाए, उन 6 स्टॉक्स में क्या करा, सारे पैसे को इक्वली डिवाइड करा और सब में बराबर बराबर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 50,000, 50,000, 50,000, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या होगा, अब ये जो पैसा है ओवरऑल क्या है कि कोई स्टॉक एक दिन, अब 6 स्टॉक हैं, है ना, तो 6 स्टॉक में क्या होगा कि पहले दिन मान लीजिए डे 1 में कुछ स्टॉक प्रॉफिट करेंगे, कुछ स्टॉक लॉस करेंगे, कुछ हो सकता है कि अपने लगभग उतने पे ही रहें। तो ओवरऑल पहले दिन जो परफॉर्मेंस हुआ स्टॉक का, तो मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल क्या हुआ, पहले दिन 2% प्रॉफिट हुआ, अगले दिन 2% हुआ, तीसरे दिन 1% लॉस हुआ, चौथे दिन 3% प्रॉफिट, 5वें दिन 1% का लॉस हुआ, ठीक है। अब आपका कैलकुलेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी कि आपको जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको NAV पे दिखेगा। तो 2% का नेट प्रॉफिट हुआ था पहले दिन, तो आपका जो NAV का वैल्यू 10 था, अभी वो कितना हो जाएगा, 10.20। अगले दिन क्या होगा, डे 2 में 10.4, तो लास्ट के 5 तक आते आते 2, 2, 1, 3, तो 5 दिन बाद आपका जो NAV का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10.50, यानी कि 10.2 हुआ, फिर 10.40 हो गया, फिर घट गया, फिर 10.3 हो गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, ठीक है। NAV की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, ठीक है।
तो NAV की जो वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो NAV का चार्ट जनरेट होता है कि भाई NAV जो है उसका कितना। अब बस उस NAV के अंदर में आपको क्या करना है, जो दिया हुआ यूनिट है, आपको जितना यूनिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उस यूनिट का मल्टीप्लाई कर देना है। ये है 10.503, तो इनका कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका ये, तो यानी कि अब सारा कुछ NAV के हिसाब से होगा। तो NAV घटेगी तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी, NAV बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब क्योंकि वो सारा कुछ NAV में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि NAV क्या रहती है, अब बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो ऐसा नहीं होगा कि सारे स्टॉक एक दिन में सारे बढ़ गए या एक दिन में सारे, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट बराबर नहीं आता है। मतलब क्या कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में 5% सारे स्टॉक 5% बढ़ गए, एक ही दिन में सारे स्टॉक 5% गिर गए, कुछ कम बढ़ते हैं कुछ ज़्यादा। तो वो जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो अब आपको उतना फील नहीं होगी, वो NAV में एडजस्ट हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा कूल रहता है पर्सन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है कि हम एक्टिव म्यूचुअल फंड लें या पैसिव म्यूचुअल फंड लें, तो दोनों का अंतर समझ लीजिए फिर डिसाइड करते हैं। तो देखिए पहले हम पैसिव फंड को समझते हैं। पैसिव फंड क्या है कि मान लीजिए कि निफ्टी 50 को आप सपोज करिए कि निफ्टी 50 जो है एक फलों की टोकरी है, उसके अंदर में 6 फल हैं। फल ए जो है वो 50% है, फलों की टोकरी 100% है, उसमें जो आधे फल हैं वो सिर्फ ए फल है, और बाकी जो बचे 5 हैं तो वो बराबर बराबर मात्रा में है, यानी कि 10-10% है। ठीक है, तो ये हो गया पैसिव फंड। यानी कि अगर निफ्टी 50 के अंदर में 6 स्टॉक हैं तो फंड मैनेजर क्या करेगा कि जिस रेशियो में वो स्टॉक हैं उसी रेशियो में उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। यानी कि अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है निफ्टी 50 के अंदर में और 6 स्टॉक हैं, तो वो क्या करेगा, जो पहला स्टॉक है वो 50% है उसका वेटेज उसके अंदर में, यानी कि वो क्वांटिटी 50% ले लेगा, और बाकी जो बचेंगे वो 10-10% के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर देगा। ये सिंपल हो गया। तो इसीलिए पैसिव फंड क्या है कि उसको रेप्लिकेट कर देना है इंडेक्स को, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट कम होता है। अच्छा, इन्वॉल्वमेंट कम होता है तो उसका खर्चा कम आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो पैसिव फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो आप डायरेक्ट नहीं देते हैं, जो आप SIP करते हैं और वो जो आपका रिटर्न होता है वो रिटर्न आपका एक्सपेंस रेशियो कट के ही जनरेट, NAV जो आपको जनरेट दिखाई देती है वो NAV के अंदर में एक्सपेंस रेशियो रिड्यूस होके ही आपको दिखता है। ठीक है, अब रिटर्न भी यहाँ पे क्या है कि अब ये बिल्कुल रेप्लिका है इंडेक्स का, तो जैसे जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा, यानी कि निफ्टी 50 आज 26,000 पे है, कल 50,000 होगा, 1 लाख होगा, तो जिस हिसाब से इंडेक्स निफ्टी 50 बढ़ेगा उनके स्टॉक्स जिस हिसाब से बिहेव करेंगे वैसे ही आपका रिटर्न जनरेट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि रिटर्न लगभग उतने ही रहते हैं। हम यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिखा रहे हैं जहाँ पे आप देखिए कि जितने भी इंडेक्स फंड हैं निफ्टी 50 के ही हैं ये सारे, आप देखिए 13 पॉइंट सब जितने भी हैं वो 13 पॉइंट समथिंग है, यानी कि लगभग अप्रॉक्स सेम रिटर्न सबने जनरेट करके दिया हुआ है, क्योंकि सबने क्या करा, सेम फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप निफ्टी 50 के क्या करो, सारे स्टॉक लो लेकिन उनको उसी रेशियो में लो, तो फिर आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए आप के म्यूचुअल फंड के अंदर में आप डालिए, फंड मैनेजर आपके लिए ये काम करके देगा। अब आता है कि इसमें रिस्क उसी हिसाब से कंपैरेटिवली कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको जो स्लाइड दिख रही है, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिख रहा है निप्पॉन इंडिया पावर का। तो अब ये क्या है कि अब इसमें जो फंड मैनेजर है वो क्या करेगा कि वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि हमको कौन सा स्टॉक कितनी मात्रा में लेना है, इसी सेक्टर से लेगा। ये ठीक है, क्योंकि अभी वो स्पेसिफिक हो गया कि वो आपको पावर और इंफ्रा में लगाना है। ठीक है, तो लेगा वो इन्हीं में से, लेकिन कितना लेगा ये अब उसका डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन के अंदर में इतना, कैपिटल गुड्स के अंदर में 24.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसका एक्टिविटी ज्यादा है तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, इसीलिए वो थोड़ा महंगा है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो आपका ज्यादा कट होगा NAV के अंदर में। लेकिन ये कहना कि नहीं ये रिटर्न ज्यादा देगा या वो रिटर्न ज्यादा देगा, ओवरऑल पीरियड में हो सकता है कि एक्टिव फंड ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अब बात समझ लीजिए कि हम किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप
किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम एक लंबे समय के लिए, या हमको नहीं पता है कि हम कितने समय तक के लिए कर पाएंगे, या हो सकता है कि हमको 5 साल बाद ज़रूरत पड़ जाए उसको विड्रॉ करने की। अगर आपका गोल क्लियर है कि हमको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और ये भी लग रहा है कि नहीं हो सकता है 20 में हमको निकालना भी पड़ जाए, तो बेहतर है, सेफ है कि आप इंडेक्स फंड के अंदर में इन्वेस्ट करिए। ठीक है, वो जैसे जैसे आपको ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। आप यहाँ पे आप देखिए एक चीज लिखी हुई है अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा लिखा है 7.73%। मतलब क्या कि ये जो फंड है वो अपने बेंचमार्क से 7.73% ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर में आप कहो कि ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये आज का सिनेरियो है, कल ये बदल भी सकता है। ठीक है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो के अंदर में म्यूचुअल फंड मिक्स करना चाहिए, यानी कि आप एक बड़ा पार्ट इंडेक्स फंड के अंदर में डालिए और थोड़ा थोड़ा पार्ट, आप छोटा छोटा पार्ट आप एक्टिव फंड के अंदर में इन्वेस्ट करिए, ऐसा बेहतर रहता है। दूसरी बात, ओवर द लॉन्गर पीरियड, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना रिटर्न जनरेट करके देगा कि नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट वॉलिटिलिटी काम करेगी, यानी कि अगले 1-2 साल के अंदर में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा पता नहीं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे 10 साल 20 साल के लिए, तो फिर आपको वॉलिटिलिटी इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। तब फिर आपके लिए एक्टिव और पैसिव दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा माइन्यूटली फर्क हो सकता है, जैसा हमने वहां पे देखा कि लार्ज कैप ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, बेंचमार्क के आसपास रहे वो। ठीक है, जरूरी ये है कि हम इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो शुरुआत करने के लिए बेस्ट है कि आप इंडेक्स फंड के अंदर में शुरू करिए। तो सब लोगों को निफ्टी 50 के अंदर में, इंडेक्स फंड के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं ऐसा कहता हूँ। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि इंडेक्स फंड क्या होता है और पैसिव फंड क्या होता है। तो जितना जल्दी हो सके बेहतर है कि आप शुरुआत कीजिए। जब आप एक बार शुरुआत कर देंगे तो फिर आप एक्सप्लोर करने की आदत पड़ जाएगी, बचत करने की आदत पड़ जाएगी, और जैसे जैसे बचत होगी वैसे वैसे आप अलग अलग फंड के अंदर में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड के अंदर में एनएफओ भी आता है, न्यू फंड ऑफर करके जो रहता है उसके अंदर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 500 रुपए से 100 रुपए से एसआईपी शुरू होता है मंथली का, आप वो कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। लंबे समय में, मतलब कि जब आप 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर रिटर्न जनरेट होंगे, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी इंडेक्स क्या होता है और उसमें कैसे हम लोग काम करेंगे वो हम आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, कि इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है। और एक आप मनी कंट्रोल के अंदर में स्क्रीनर को भी थोड़ा हम लोग करके देखेंगे, कि स्क्रीनर में जाके आप देख सकते हैं कि इसमें इस फंड ने पिछले 10 साल में क्या करा, 5 साल में क्या करा, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।